बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ मानक फलनों के आलेखों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा अगला जो आलेख है वो क्या कहता है। देखिए, हम ले रहे हैं f(x = x³ का इसका आलेख, जहां फलन को मैं परिभाषित कर दे रहा हूं r से r में। तो आपका प्रांत क्या हो गया r और सह प्रांत क्या हो गया r। बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका परिसर क्या कहता है। देखिए, परिसर वो होता है जो y एक्सिस पर आलेख जितना मान ग्रहण करता है, उन बिंदुओं को परिसर कहा जाता है। तो देखिए, y एक्सिस का कितना मान ग्रहण कर रहा है ये फलन। y एक्सिस ये आपके सामने है, इसको x बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं। y एक्सिस 0 से ऊपर इस वैल्यू के लिए चेक करते हैं। इस वैल्यू के राइट साइड में आलेख उपस्थित है, तो इसका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर विद्यमान होगा x एक्सिस पे, क्योंकि आप जानते हैं y के पूर्व प्रतिबिंब x एक्सिस होते हैं। तो यहाँ का बिंदु जो है, इसका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर होगा। तो इस तरह y एक्सिस के ऊपर अनंत तक के मानों को ग्रहण कर रहा है हमारा आलेख। और नीचे में देखिएगा, नेगेटिव जो y हैं उनके लिए भी पीछे में एक x विद्यमान है। जितने भी नेगेटिव y हैं उनके लिए पीछे में कोई न कोई x पूर्व प्रतिबिंब के रूप में विद्यमान है। तो y एक्सिस को कितना आलेख ने कवर किया? आलेख ऊपर अनंत तक इसी तरह जाएगा और नीचे भी अनंत तक इसी तरह जाएगा। तो पूरी की पूरी y एक्सिस को कवर कर रहा है आपका आलेख। तो पूरी y एक्सिस आपका परिसर बन जाती है। y एक्सिस मतलब कि पूरा r। कौन कौन सी संख्याएं हैं y एक्सिस पे? माइनस अनंत से लेकर अनंत तक की वास्तविक संख्याओं को आपके आलेख ने ग्रहण कर लिया, इसलिए परिसर आपका क्या बन जाता है? r। अब आप देखते हैं कि सह प्रांत भी r और परिसर भी r। तो परिसर और सह प्रांत बराबर होते ही हम कह देते हैं कि ये फलन आच्छादक होना चाहिए। तो f(x = x³) या मैं लिख दूं y = x³, इसका जो आलेख है ये बताता है कि जो हमारा फलन है वो आच्छादक होगा। तो ये फलन क्या है? आच्छादक। ये जानकारी किसने दी? ये जानकारी हमें दी परिसर और सह प्रांत ने, क्योंकि वो बराबर थे। आगे बढ़ते हैं, फलन में देखते हैं कि फलन एक एकी है या बहु एकी है। तो बच्चों, आच्छादक के बाद बताना चाहेंगे, x अक्ष के समांतर रेखा एक ही बिंदु पे आलेख को कट करे तो फिर आपका आलेख ये बता देता है कि हमारा जो फलन है वो एक एकी है। और अगर x अक्ष से समांतर रेखा एक से अधिक बिंदुओं पर आलेख को कट कर दे तो हम कह देते हैं कि बहु एकी है। तो देखिए, जितनी भी x अक्ष के समांतर रेखाएं बच्चे यहाँ पर प्रेषित करेंगे वो सारी की सारी आलेख को सिर्फ एक बिंदु पर कट कर रही हैं। तो इससे ये स्पष्ट है कि फलन क्या होगा? आपका एक एकी होगा। तो ये फलन एक एकी है। संततता की बात कर लेते हैं। संततता में फलन का ग्राफ टूटना नहीं चाहिए बच्चों। कहने का मतलब, मैं यहाँ पर कलम रखता हूँ और ग्राफ को इस तरह से बना देता हूँ ऊपर तक, तो मेरी कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब आपका जो आलेख है वो ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक नहीं हुआ इसका मतलब इसके अंदर कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी को हिंदी में बोलते हैं संततता। तो अपने पूरे प्रांत में क्या है? फलन संतत है। तो संतत है किस में? r में, या अपने प्रांत में आप बोल सकते हैं बच्चों। आगे बात करते हैं सम या विषम फलन की। देखिए, मूल बिंदु के प्रति सममितता दिखाता है आलेख। क्यों? देखिए, आपका आलेख कुछ इस तरह का था बच्चों। अगर मैं इसको मूल बिंदु के सापेक्ष, ये मूल बिंदु है आपका, 180 डिग्री से घुमा देता हूं तो आलेख अपनी मूल अवस्था में वापस पहुंच जाता है। अगर आलेख को मूल बिंदु के सापेक्ष 180 डिग्री पर घुमाने पर अगर अपनी मूल अवस्था में कोई आलेख आ जाए तो जिस फलन का वो आलेख है वो फलन क्या कहलाता है? विषम फलन कहलाता है। देखिए, 180 से मैं घुमाऊंगा तो ये ऊपर वाला भाग नीचे इसकी जगह आ जाएगा। और दूसरा तरीका देखने का ये होता है कि ऐसे आलेख जैसे प्रथम चतुर्थांश में दिखाई देते हैं, ये ऊपर गया, उसी प्रकार का बिहेवियर उनका तीसरे चतुर्थांश में होगा। जैसा दूसरे में होगा वैसा चौथे में होगा। इन आलेखों की ये खास बात है। तो आप कहेंगे कि ये एक विषम फलन है। आलेख देख के पता चल गया ये मूल बिंदु के प्रति सममितता प्रदर्शित कर रहा है। आगे बात करते हैं वर्धमान की। तो वर्धमान भी है फलन। वर्धमान देखिए, ये आपका माइनस अनंत है, ये आपका अनंत है x एक्सिस पे,
और यहाँ पर माइनस अनंत वाई एक्सिस का और ऊपर प्लस अनंत किसका, वाई एक्सिस का। देखिए जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूँ तो इस x के लिए y कहाँ था, यहाँ था। इस x के लिए y, x बढ़ाया मैंने आगे की तरफ, राइट साइड में गया तो y का मान भी ऊपर बढ़ गया, x और बढ़ाया तो y और ऊपर बढ़ गया। आगे देखिए यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x होगा तो इसका y ये रहा, x यहाँ पर आ जाएगा तो y ये यहाँ पर और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब x में बढ़ोतरी के साथ y में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो फिर ऐसे फलन क्या होते हैं, वर्धमान। दूसरा तरीका, अगर ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे, आलेख ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो क्या कहेंगे, ऐसे फलनों को वर्धमान कहेंगे। तो आप कहेंगे कि ये जो f(x = x³ है ये वर्धमान फलन है। कहाँ पर वर्धमान है साहब, अपने पूरे प्रांत में वर्धमान है। देखो हर जगह ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो पूरे प्रांत में ही तो ये बिहेवियर बढ़ने का दिखा रहा है, तो अपने पूरे प्रांत में क्या है, वर्धमान। बच्चों संततता की बात करी, अब अवकलनीयता की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ग्राफ में ये शार्पनेस न बने, कोना न बने, जैसे कि आप किस में बनता है, आपका मोड x में बनता है, मापांक फलन में बनता है, तो अगर ऐसा कोना बनता है, फलन नीचे आकर झटके से किसी भी तरह मुड़ जाता है, चाहे ऐसे आके यूं मुड़ जाए, तो ये जो शार्पनेस है यहाँ पर फलन की अवकलनीयता बाधित हो जाती है। अगर फलन ऊपर जाए और झटके से मुड़ जाए तो इस पॉइंट पे अवकलनीय नहीं रहता है। देखिए ऊपर फलन जाए और sin x का ग्राफ आपने देखा होगा धीरे धीरे इस तरह से मुड़ता हुआ, एकदम से शार्पनेस नहीं बनाता है, धीरे धीरे मुड़ता हुआ नीचे आता है, तो ये हर बिंदु पे क्या हो जाता है, अवकलनीय हो जाता है। और नीचे जाकर अगर फलन को ऊपर उठना पड़े तो इस तरह से कर्वेचर मोड में अगर गति करे तो ऐसा फलन क्या होता है, अवकलनीय। आप देख रहे हैं फलन कुछ इस तरह से चल रहा है, कहीं भी कोना बना नहीं रहा है, तो अपने पूरे प्रांत में अवकलनीय कहलाएगा। तो हम कहेंगे f जो है, फलन f अपने प्रांत R में अवकलनीय है। तो ये एक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं ग्राफ को देखकर। तो बच्चों ने देखा, आलेख देखकर आप कितनी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं किसी फलन के बारे में। कुछ आलेखों को और देखते हैं तो ये जो समझ है इसमें और बढ़ोतरी होगी। देखिए अगला आलेख क्या कहता है, अगला फलन है f(x = x × मापांक x। तो बच्चों यहाँ पर एक स्लाइड लेके बात करते हैं इस फलन के बारे में। आपका फलन है f(x = x × x का मापांक, और जो फलन को परिभाषित किया है मैंने वो किया है R से R में। इसका ग्राफ कैसा होगा, पहले अपन बात करते हैं f(x = अगर हो मापांक x, तो मापांक x की कितनी वैल्यूज़ होती हैं। बच्चों मापांक x पीछे आपको पढ़ाया गया है, दो वैल्यूज़ देता है, एक तो प्लस का x और एक माइनस x। माइनस x का तात्पर्य माइनस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन ली जाती है वो x <0 ली जाती है। x <0 तो x का मान ऋणात्मक होगा। आप ही बताइए x 0 से छोटा होगा तो क्या क्या हो सकता है, -1, -2, -3। तो जब x का मान -2 होगा तो यहाँ पर x की जगह -2 रखोगे तो बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई होके उसको +2 बना देगा, और मापांक फलन का जो मान आने वाला है वो +2 आ जाएगा। तो अपने आप पॉजिटिव नहीं होता है, वो बनाया जाता है। तो कोई भी राशि मापांक लगाकर प्लस हो जाती है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि उसको माइनस से गुणा किया गया है। तो जब x नेगेटिव हो तो -x से वो पॉजिटिव बन जाता है, और x पॉजिटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत नहीं रह जाती। x पॉजिटिव हो मतलब 0 से बड़ा हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 का मापांक लोगे 5 आना चाहिए। अब x की जगह 5, यानी कि आंसर आ गया ना आपका 5। लेकिन -5 लोगे तो ये वाली कंडीशन, तो x की जगह -5 लोगे तो माइनस इंटू -5 बराबर +5। मापांक हमेशा हर स्थिति में पॉजिटिव मान आपको दे देने वाला है, ये कहता है। और 0 इसके साथ ले लेते हैं, जरूरी नहीं है 0 इसके साथ ले, यहाँ भी लिया जा सकता है, लेकिन सुविधा के लिए अपन 0 पॉजिटिव मानों के साथ ले लेते हैं, क्योंकि x = 0 पे मान ये भी उतना ही देगा नीचे वाली कंडीशन जितना ऊपर वाली देगी। सोचिए आप x की जगह 0 रखते हैं तो -0 का मतलब तो 0 ही हो जाता है, और आप ऊपर वाली कंडीशन में x की जगह 0 रखते हैं
तो भी मान 0 ही आता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बराबर वाला चिन्ह x बराबर 0 ऊपर वाली कंडीशन के साथ जोड़ते हैं या नीचे वाली कंडीशन के साथ जोड़ते हैं, दोनों से एक ही मान प्राप्त होते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं f(x) को कैसे खोलेंगे। तो आपका जो f(x) है वो x इंटू मापांक x है। देखिए f(x) को ओपन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, आपने कहा मापांक x के दो मान मिलते हैं, एक तो -x इंटू कर दिया, एक x तो अपनी जगह है, मापांक x की जगह प्लस का x, दो चीज़ें गुणा कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा -x² और ये कितना हो जाएगा x²। बच्चों इसकी कंडीशन की, आपने मापांक x को -x रखा तो -x कब आता है, जब x लेस देन 0 हो, तो आप कहेंगे x इज लेस देन 0। इस कंडीशन में -x² आ जाएगा। और ये x² कब आएगा, यहाँ पर मापांक x को आपने क्या रखा, प्लस का x, तभी तो x² बना। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन आपकी यहाँ आ गई और ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ लिख दी, कहीं भी लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने देखा कि f(x) की वैल्यूज़ दो हो गई आपके पास, एक तो क्या -x², एक x²। ये कंडीशन कब, जब x लेस देन 0, और ये कंडीशन कब, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0। तो आप पीछे देखें, यही बात आपको बताई गई है। x² कब, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, और -x² कब, जब x लेस देन 0 हो। तो ये आपको ओपन करके बता दिया गया है। फलन को परिभाषित कहाँ किया गया है, r से r में परिभाषित किया गया है। फलन की सबसे पहले बात करेंगे आलेख देखकर परिसर की। परिसर, अब ग्राफ की बात कर लेते हैं कि ये ग्राफ कैसे बना होगा। देखिए ग्राफ कैसे बना है, मैं कुछ मानों पर पॉइंट लगाता हूँ, जैसे 1 पर, ये आपका 2, ये आपका -1, ये आपका -2, यहाँ पर 1, 2, 3 और ये आपका 4, -1, -2, -3 और नीचे में -4। कुछ पॉइंट लेते हैं। देखिए बच्चों, मैंने लिया x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कौन सी कंडीशन में है, इसमें है। तो x इक्वल टू 0 लोगे तो ये f(x) क्या है, आपका y का मान कैसे निकलेगा। x इक्वल टू, बच्चों ने 0 लिया तो x की जगह 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, तो y का मान कितना निकल के आया यहाँ से 0। तो 0,0 यानी कि ये पॉइंट आ गया। x इक्वल टू 1 लिया, x इक्वल टू 1 बताइए इस कंडीशन में होगा या नीचे वाली में। x इक्वल टू 1 0 से बड़ा होता है, इसलिए ऊपर वाली कंडीशन में होगा। तो x इक्वल टू 1 लेने पर ये वाली कंडीशन, तो ये वाला फलन मान देगा y का, तो x की जगह 1 रखोगे, 1² कितना हो जाता है 1, तो 1 पर मान कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा आपका। तो 1,1 पॉइंट आपको मिल गया। अब x इक्वल टू 2 लेते हैं, 2 कौन सी कंडीशन में होगा, इस कंडीशन में, क्योंकि 2 0 से बड़ा होता है, तो x की वैल्यू 2 लेंगे तो 0 से बड़ी हो गई। तो यहाँ से 2² मतलब कि 4 आपका फलन यहाँ चला गया। बात आई -1 की, -1 लेते हैं। x इक्वल टू आपने -1 लिया तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिलेगा, देखना x इक्वल टू -1 मतलब 0 से छोटा है, -1 यहाँ पर रखा तो -1 का स्क्वायर 1 और बाहर माइनस लगा हुआ है, तो मान कितना आ गया -1। तो -1 पे कौन सा पॉइंट मिला बच्चों को, -1 मिला। अब -2 लेते हैं, इस कंडीशन में आएगा क्योंकि 0 से छोटा है -2, तो x का मान 0 से छोटा आ जाए तो ये वाली कंडीशन से y निकलेगा। -2 रखा x के जगह, तो -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और बाहर एक माइनस लगा हुआ है तो उसको कितना कर देगा -4। तो आपका फलन -2 पे कितना पहुंच जाएगा, ये जाके -4 पे पहुंच जाएगा। तो ग्राफ आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से ही जाता हुआ। तो ये ग्राफ कैसे बना है बच्चों को पता चल गया होगा, ये ग्राफ बना दिया। अब देखिए y एक्सिस को जितनी दूरी में आलेख घेरेगा वो आपका परिसर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए कितनी दूरी में घेर रहा है, ये नीचे की तरफ आलेख आ रहा है, तो y एक्सिस के नेगेटिव मानों को इसने अपने अंदर अधिग्रहण कर लिया इनका, और ऊपर भी y जा रहा है तो आलेख ने ऊपर y के पॉजिटिव मानों को भी अपने अंदर अंतर्निहित कर लिया। इसका मतलब -अनंत से +अनंत तक के टोटल संख्याओं को y एक्सिस पे आलेख कवर कर रहा है। तो पूरा का पूरा r क्या हो गया बच्चों, आपका परिसर हो गया। तो y एक्सिस पर जहां जहां आलेख दिखाई दे वो आपका परिसर हो जाता है। परिसर पता चल गया। फलन का सह प्रांत, ये सेकंड वाला आपका समुच्चय है। तो परिसर किसके बराबर हो गया, आपके
सह प्रांत के बराबर हो गया। तो परिसर सह प्रांत आपके बराबर आ जाते हैं, इसलिए आप कह देते हो फलन आच्छादक है। तो आप बोलेंगे फलन जो है आच्छादक है। आच्छादक की बात सबसे पहले अपन ने कर ली क्योंकि परिसर सबसे पहले निकाला था। अब एक एक की बहु एक की बताइए, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, तुरंत बच्चे कह देंगे कि फलन जो है वो एक एक ही है। आपने देखा ग्राफ को कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसका मतलब कहीं भी आपका आलेख ब्रेक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, संततता बनी हुई है, कंटिन्यूटी बनी हुई है। कहाँ पर? पूरे आर में। तो आर में क्या हो गया? फलन संतत भी हो गया। आलेख देखकर ये आपको सूचना मिल जाती है। आगे देखिए, विषम फलन है या सम फलन? विषम फलन है। आप देख रहे हैं मूल बिंदु के प्रति एक्स क्यूब में जैसी सममितता दिखाई दे रही थी वैसी ही सममितता इसके अंदर भी दिखाई दे रही है। अगर फलन को पूरा 180 मूल बिंदु के सापेक्ष 180 डिग्री पे घुमा दूं तो जस्ट ऊपर वाला भाग इसी तरह यहाँ नीचे आ जाएगा और ये भाग ऊपर जाके इस तरह ऊपर चला जाएगा। तो 180 डिग्री से घुमाने से आलेख की जो मूल व्यवस्था थी उस पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसलिए हम कहेंगे मूल बिंदु के प्रति सममितता प्रदर्शित हो रही है। और मूल बिंदु के प्रति सममितता प्रदर्शित अगर कोई आलेख कर दे तो हम उसे क्या कहते हैं? विषम फलन कहते हैं। तो बच्चे इसे विषम फलन कह देंगे। अब बात करते हैं वर्धमान या ह्रासमान। एक्स क्यूब की तरह फलन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई भी ऊपर बढ़ रहा है, तो आप कह देंगे कि फलन क्या है? वर्धमान। देखिए आलेख बनाते समय कहीं भी कोना नहीं बन रहा है, बिल्कुल कर्वेचर मोड में गति दिखाई दे रही है आलेख की, हर जगह अवकलनीय है। तो आप कहेंगे अपने प्रांत में दिया गया फलन अवकलनीय है। तो आर में क्या है? अवकलनीय है। ये एक सूचना और आप लिख सकते हैं, अवकलनीय है, पूरे प्रांत आर में अवकलनीय है। तो इस आलेख से इतनी सूचनाएं आपको प्राप्त हो गई। बच्चों आगे देखते हैं अगला आलेख क्या कहता है। ये देखिए, x प्लस मापांक x। मापांक x को मैंने पहले ही परिभाषित किया है। मापांक x किस तरह से ओपन होता है? दो चीज। मापांक x का मतलब एक तो प्लस का x, एक माइनस x। प्लस x कब? जब x ग्रेटर इक्वल टू 0, और माइनस x कब? जब x लेस देन 0। तो इस कंडीशन में तो माइनस x बन जाएगा, और ये सी व्यवस्था हो तो इस कंडीशन में प्लस x मापांक x बन जाता है। इसके बारे में कई बार अपनी बात हो भी चुकी है। फलन को परिभाषित कहाँ कर रहा हूँ? r से r में कर रहा हूँ बच्चों। कहाँ से? r से r में आपके सामने परिभाषित कर रहा हूँ। तो सह प्रांत कितना हो गया बच्चों का? r हो गया। अब इसको ओपन करते हैं बच्चों। देखिए पहली कंडीशन लेता हूँ, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 ये कंडीशन आपके सामने है। इस कंडीशन में मापांक x प्लस का x बनता है, तो इस मापांक x की जगह इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? x प्लस x, क्योंकि मापांक x x बन गया, और x प्लस x कितना हो जाता है? 2x। तो फलन का फाइनली मान जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हो गया? 2x। मापांक x का सेकंड कंडीशन जो है x लेस देन 0, इसमें मान क्या बनता है? माइनस x बनता है। तो x लेस देन 0 हो तो मापांक x बन जाएगा माइनस x, और x माइनस x बन जाएगा, क्योंकि मापांक x की जगह क्या लिखना होगा इस कंडीशन के लिए? माइनस x। तो मान कितना बन गया? 0। तो यहाँ पर बच्चों का 0 हो जाता है। अब देखिए कहना क्या चाहता है ये फलन, कि जब x लेस देन 0 हो, x के मान ऋणात्मक हो, तब जो फलन का मान होगा वो 0 होगा, यानी कि y का मान 0। और y का मान 0 कहाँ होता है? x अक्ष पे होता है। तो देखिए ऋणात्मक x के लिए y का मान 0, तो ग्राफ किस पर आया? टोटल आपका x अक्ष पे आया, क्योंकि y बराबर 0 कहाँ होता है? आपकी x अक्ष पे होता है। अब देखिए x इक्वल टू -1 रखा बच्चों ने, x इक्वल टू -1 रखा, तो इस कंडीशन से मान निकलेगा y का मान 0। तो -1, ये पॉइंट मिल गया। -2, x अक्ष पे -2 है, तो -2 कौन सी कंडीशन से आएगा? इसी कंडीशन से आएगा। क्यों? क्योंकि -2 0 से छोटा होता है। तो कितना मान आया? 0। तो -2 पे भी फलन कहाँ रहा? आपका x अक्ष पे। इस तरह से सभी ऋणात्मक बिंदुओं के लिए ग्राफ कहाँ पर रहेगा? x अक्ष के पर रहेगा। 0 पर
जीरो पर x बराबर 0 यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर 0, तो x का मान 0 रखो, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो फलन फिर 0 पर बना रहेगा यहाँ पर। और बड़े मान x के बड़े मान x बराबर 1 रखेंगे, मान लीजिए x बराबर 1, तो x 0 से बड़ा हो गया, इस कंडीशन से मान निकलेगा। x बराबर 1 रखिए, 2 गुणा 1 बराबर 2, तो आपका मान कहाँ चला गया, 2 पे चला गया, तो इस तरह से ये पॉइंट आपको मिल जाता है। x बराबर 2 पर कितना हो जाएगा 4, x बराबर 3 पर कितना हो जाएगा 6 दुगना। तो इन बिंदुओं को मिलाने से ग्राफ कुछ इस तरह ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। बच्चों ग्राफ यूं जाके यूं जा रहा है, कोना बन गया, शार्पनेस आ गई, यानी कि यहाँ पर अवकलनीय नहीं है। आगे बात करेंगे, सबसे पहले परिसर की बात करते हैं। देखिए y के मान आलेख जो जो ग्रहण करेगा वो परिसर होगा। अब y का मान 0 यहाँ पर है, ग्रहण किया, y का मान 1 यहाँ पर है तो ग्रहण किया फलन आपके आलेख ने, y बराबर 2 यहाँ पे, इसको भी 3 4 5 अनंत तक, 0 से लेके अनंत तक के मान y एक्सिस के आपका आलेख ग्रहण कर रहा है। तो आपका जो परिसर बना बच्चों वो बना 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक। अनंत तक तो नहीं पहुंच सकते, उससे पहले, तभी अनंत पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाया जाता है, क्योंकि किसी भी समुच्चय में अनंत को बाउंड करना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मान है और अपरिभाषित मान है। तो 0 से स्टार्ट हुआ और अनंत से पहले तक, ये आपका हुआ परिसर। अब इसको मैं इस तरह से लिखा हुआ r प्लस यूनियन 0, तो r प्लस में धनात्मक वास्तविक, r प्लस का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या, और उसमें 0 का यूनियन ले लिया तो 0 समाहित कर दिया, तो 0 से लेकर ये दोनों बातें एक ही हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप देखने वाली बात यह है कि आपका सहप्रांत ये है r, सहप्रांत r है, जबकि परिसर ये है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो फलन क्या हो गया बच्चों, आपका फलन हुआ अंतरछेपी। क्यों, आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक होने के लिए आपका सहप्रांत और परिसर जो है बराबर होना चाहिए, इसलिए आच्छादक नहीं है। और जो फलन आच्छादक नहीं होता वो अंतरछेपी कहलाता है। उसके बाद देखते हैं आगे, एक एकी है या बहुएकी। देखिए बच्चों, कभी भी कोई ग्राफ, किसी का भी आलेख x अक्ष के समांतर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है। देखो ये थोड़ा इधर समझिए, x अक्ष है और ये समांतर आलेख आ गया, तो इसका मतलब है x के इस मान के लिए भी y उतना ही है जितना इसके लिए, x1 x2 दोनों के लिए fx1 बराबर fx2 है। यानी कि प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयव आपके सह प्रांत में समान प्रतिबिंब रखते हैं। तो अनंत बिंदु ऐसे हैं जिनके मान बराबर होंगे, ये देखिए सारे के सारे, यानी कि x के बहुत सारे बिंदु आपके पास ऐसे उपलब्ध हो जाते हैं, अनंत बिंदु जो सह प्रांत में जाके एक जगह प्रतिबिंब रखते हैं, समान प्रतिबिंब रखते हैं। तो ऐसा फलन क्या हो जाता है, बहुएकी। अगर किसी फलन, तो यहाँ स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, अगर किसी फलन का आलेख x अक्ष के समांतर आ जाए तो वह एक एकी नहीं होता, वो हमेशा सदैव और सदैव बहुएकी होता है। तो फलन क्या हो गया बच्चों, बहुएकी। आगे बात करते हैं संततता। देखिए मैंने आलेख बनाया तो यूं लिया और यूं कोना बना के ऊपर चला गया। क्या मुझे मेरी कलम उठानी पड़ी बच्चों? नहीं उठानी पड़ी, कहीं भी नहीं उठानी पड़ी आलेख बनाते वक्त। तो पूरे प्रांत में क्या हो गया फलन, आपका फलन संतत हो गया। और देख रहे हैं बच्चों, फलन यूं समांतर चलता हुआ ऊपर बढ़ने लग गया, तो ऐसा फलन वर्धमान कहलाता है। फलन नीचे नहीं गिरना चाहिए, या तो समांतर रहे या फिर ऊपर बढ़ने लग जाए। ऐसे फलन को क्या कहा जाता है बच्चों, वर्धमान। देखिए ये x का मान आपका उपलब्ध है, ये x है, x से x1 से बड़ा x2 है, तो x1 के प्रतिबिंब से बड़ा किसका प्रतिबिंब हो गया, x2 का, यानी कि fx2 इज ग्रेटर देन fx1। आपकी परिभाषा पीछे आपको समझाई गई है, उसका यहाँ पालन हो जाता है, इसलिए फलन क्या हो गया, वर्धमान। अब मैं कहूँ फलन अवकलनीय नहीं है, क्यों? क्योंकि ये शार्पनेस आ गई। कहाँ पर अवकलनीय नहीं है, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो जहाँ कोना बन जाए, जहाँ शार्पनेस आ जाए, वहाँ पर फलन अवकलनीय नहीं होता। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है।
अवकलनीय नहीं है। ये फलन के बारे में आप कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस आलेख के बारे में ये सारी सूचनाएं आपके सामने हैं। अगला आलेख लेते हैं, क्या कहता है, देखिए x माइनस मोड x। तो वही चीज़ आपका मोड x जो है दो मान दे देगा आपको। कौन कौन से, एक तो x दे देगा और एक माइनस x दे देगा। ये कब दे देगा, x ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये कब दे देगा, x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 पे आपको ये मान प्राप्त हो गया और ग्रेटर देन 0 पे ऊपर x प्राप्त हो गया। तो देखते हैं, पहली कंडीशन x ग्रेटर इक्वल टू 0, फर्स्ट वाली कंडीशन ये। तो मापांक x कितना बन जाएगा इस कंडीशन में, x। तो बच्चों यहाँ पर x आएगा तो x माइनस x क्या बनेगा, x माइनस x बराबर 0, तो 0 आ गया। आगे क्या हो जाएगा, आप दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 पे कितना हो जाता है, माइनस x हो जाता है, और x लेस देन 0 पे माइनस x हो जाता है। तो मोड x की जगह जब माइनस x रखेंगे तो बाहर x और माइनस x मोड x की जगह आया, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो कितना बन गया 2x, तो यहाँ पर 2x आ गया। तो ये किस तरह से ओपन हुआ ये आपने देख लिया। एक कंडीशन में तो मान 0 रहेगा और इस कंडीशन में मान कितना रहेगा फलन का, 2x रहेगा। यानी धनात्मक जब x हो, 0 और धनात्मक हो, तो y का मान, फलन का मान मतलब y का मान 0 रहेगा। तो देखिए ये सामने x अक्ष पे ही ग्राफ आ जाएगा पूरा का पूरा। क्यों आ जाएगा, x बराबर 1 लोगे, x बराबर 2 लोगे, तो x बराबर 1, x बराबर 2 सब इसी कंडीशन में छुपे हुए हैं। तो y का मान कितना हो जाता है, 0। तो आपके कौन कौन से बिंदु होंगे, 1,0, 2,0, जो कौन सी x पे होंगे, x अक्ष पे होंगे। ऋणात्मक मानों की बात करें, x नेगेटिव -1 होगा, तो देखिए फलन कहाँ जाएगा, x जब -1 होगा तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, इसमें फलन का मान कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। तो -1 लिया x की जगह, तो यहाँ x की जगह -1 पुट करोगे तो 2 × -1 इक्वल टू -2। तो -2 फलन का मान यहाँ पर आपका आ जाने वाला है, ये पॉइंट आपको मिलने वाला है। इसी तरह -2 पे -4 मिलने वाला है। तो ये इस तरह से ग्राफ नीचे की तरफ आएगा बच्चों। ठीक है, आपने ग्राफ बना लिया फलन का। और ग्राफ बनाने के बाद हम परिसर की बात करें तो देखिए y ऊपर की तरफ, तो 0 से ऊपर तो फलन है ही नहीं, आलेख है ही नहीं, तो y के ये धनात्मक मानों को आलेख ग्रहण नहीं कर रहा है। आलेख y के कौन से मानों को ग्रहण कर रहा है, सबसे ऊपर 0, मैक्सिमम मान 0 है y का, और फिर नीचे के मानों को ग्रहण कर रहा है, यानी कि 0 से नीचे माइनस अनंत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी मानों को आलेख ग्रहण कर रहा है क्योंकि यहां पर आलेख उपस्थित है। तो बताइए, माइनस अनंत आपका बन गया, माइनस अनंत से परिसर चलेगा और कहां तक पहुंचेगा, 0 तक। 0 को शामिल कर लिया गया है। आपने कौन सा ब्रैकेट लगाया है, आपने क्लोज ब्रैकेट लगाया है, यानी 0 भी ग्रहण किया जा रहा है। तो ऋणात्मक संख्याएं प्लस 0, ऋणात्मक संख्याएं मतलब r माइनस, और यूनियन ले लिया 0 के साथ, तो आपके पास ये उपलब्ध हो जाता है। ये समुच्चय, मतलब ये जो है आपका समुच्चय जो है वो परिसर कहलाएगा, जो अंतराल के रूप में लिखा हुआ है। तो ये आपका परिसर हो गया। सह प्रांत क्या था, मैं f को कहाँ से कहाँ परिभाषित कर रहा हूँ, r से r में, तो सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं है, इसलिए फलन कैसा होगा, अंतरछेपी होगा बच्चों। तो आपका जो फलन है वो अंतरछेपी हो जाएगा। अब एक एकी बहुएकी की बात, मैंने कहा अगर x अक्ष पे या x अक्ष के समांतर किसी फलन का आलेख आ जाए तो तुरंत कह देना कि बहुएकी है, क्योंकि अनंत बिंदुओं का जो प्रतिबिंब है वो समान सह प्रांत में मिल जाता है। तो आप तुरंत कह देंगे बहुएकी है, क्योंकि x अक्ष के ऊपर ही ग्राफ आ रहा है फलन का, तो समांतर तो हो ही गया x अक्ष के। तो x अक्ष के समांतर हो या x अक्ष के ऊपर हो तब भी वो उसके समांतर हो जाता है, किसके, x अक्ष के। तो ऐसी स्थिति में फलन एक एकी नहीं हो पाता, बहुएकी हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रांत के अनंत बिंदु समान मान प्राप्त करते हैं सह प्रांत के अंदर। ठीक है, बहुएकी हो गया। अब बात करते हैं संततता की। मैंने जब ग्राफ बनाया इसका तो मुझे मेरी कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ, तो संततता आ गई फलन के अंदर, यानी कि अपने प्रांत में आपका जो फलन है वो संतत है। ये कौन कह रहा है, ये आपका आलेख कह रहा है।
ठीक है। उसके बाद फलन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और फिर समांतर हो गया, नीचे तो नहीं गिरा ना, फलन बढ़ रहा है, समांतर हो जाए फिर बढ़े, ऐसे फलन क्या कहलाते हैं? वर्धमान। क्योंकि जैसे जैसे x राइट साइड में बढ़ रहा है वैसे वैसे ऊपर की तरफ y भी बढ़ता जा रहा है, ये आपका आलेख कह रहा है, इसलिए फलन कैसा है? वर्धमान। तो वर्धमान फलन है। फिर उसके बाद कोना कहाँ बन रहा है? x बराबर 0 पर, यानी कि फलन ऊपर जाके यूं समांतर हुआ तो ये कोना कहाँ बना? x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। आप कहेंगे x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ये सूचना भी आपको मिल जाती है। बच्चों देखो, कुछ फलन ऐसे होते हैं जो अपर बाउंडेड होते हैं, कुछ लोअर बाउंडेड होते हैं, मतलब जो ऊपर से परिबद्ध होते हैं। ऊपर से परिबद्ध होना क्या होता है? उससे बड़ा मान प्राप्त कर न सके, ये ऊपर से परिबद्ध है। देखो नेगेटिव मान y के ऋणात्मक मान तो माइनस अनंत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन y का सबसे बड़ा मान, y एक्स पे सबसे बड़ा मान कौन है? 0। क्या y 0 से ऊपर मान ग्रहण कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। परिसर बताता है, देखो 0 तक फलन जाएगा, तो सबसे बड़ा मान कौन सा आ रहा है? 0। तो उच्चतम मान फलन का 0 है, जबकि पिछले ग्राफ में देखिए निम्नतम मान फलन का कितना था? 0। क्योंकि y के मान ऊपर तक तो बढ़ रहे थे, लेकिन निम्नतम मान नीचे से ये बाउंडेड हो गया, लोअर बाउंडेड फलन है, तो इसका निम्नतम मान क्या है? 0। तो फलन की ये सूचना भी आपके लिए काफ़ी होगी। आप देखेंगे बच्चों, कई फलन अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड भी होते हैं, मतलब ऊपर से भी परिबद्ध और नीचे से भी परिबद्ध, तो उनमें उच्चतम मान भी उपलब्ध होते हैं और निम्नतम मान भी उपलब्ध होते हैं। आप देखिए साइन एक्स के मान, साइन एक्स अभी आगे आलेख पढ़ेंगे तब बात करेंगे, उसका उच्चतम मान 1 हो जाता है और निम्नतम मान कितना हो जाता है? -1। तो आलेखों का अध्ययन करने से इस बात की सूचना भी हमें मिल जाती है। अगला सिग्नम फलन, चिन्ह फलन। चिन्ह फलन क्या होता है? आपने पीछे भी 11th क्लास में इसका अध्ययन किया होगा। अब हम कुछ बातें, कुछ जानकारियां और लेंगे। देखिए चिन्ह फलन को इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि mod x अपॉन x जब x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 न होगा तब तो ये मान आएगा फलन का, और x बराबर 0 पर फलन का मान यानी कि y का मान, फलन के मान से मतलब सीधा समझे y का मान, x का मान 0 तो y का मान भी 0, ये कहना चाहता है। अब इसको थोड़ा सा ओपन किया मैंने, ओपन किया तो मापांक x के तो 2 मान होते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले देखा था। मापांक x इक्वल टू बच्चे कहेंगे x और -x 2 मान होते हैं। x कब होता है? x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तब होता है। -x मापांक x कब बन जाता है? जब x लेस देन 0 हो तब। तो ठीक है, बात करते हैं पहली कंडीशन की। कौन सी कंडीशन की? x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। तो इक्वल टू की बात अपने को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर तो फलन को पहले ही 0 बता दिया गया है। तो अपन तो x इज ग्रेटर देन 0 पर बात कर लेते हैं, मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या हो x। तो धनात्मक वास्तविक संख्या यानी x ग्रेटर देन 0 पर मान क्या आएगा फलन का? x। तो मापांक x कितना बन जाएगा आपका इस कंडीशन में? x। तो मापांक x की जगह बच्चे x रखेंगे और नीचे में भाग में x है, तो कितना फलन का मान आ गया? 1। तो ये पहली कंडीशन मान दे देगी 1। कैसे आया पता चला होगा बच्चों को। दूसरी बात कर लेते हैं कि जब x लेस देन 0 है तो मापांक फलन अपना मान -x दे देता है। तो -x दे देता है तो मापांक फलन का मान कितना हो जाएगा? -x इस कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? इस कंडीशन में, x लेस देन 0 वाली कंडीशन में। तो बताइए -x हो जाएगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो क्या मान आ जाएगा? -1। तो फलन 3 ही मान प्राप्त कर रहा है बच्चों। ये जो y है या तो 1 होगा या 0 होगा या -1 होगा। ये 1 कब होगा? जब x के मान धनात्मक लिए जाएं। ये y का मान 0 कब होगा? जब x का मान 0 लिया जाए। y का मान -1 कब होगा? जब x के मान ऋणात्मक लिए जाएं। तो x के मान ऋणात्मक कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं। x के मान ऋणात्मक होंगे तो y का मान -1। तो देखिए -1 पर फलन का ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, हर जगह -1 होगा इन बिंदुओं पे। इसी प्रकार जब x धनात्मक हो तो x धनात्मक राइट साइड में है तो पूरे मान यहाँ पर
1 पर चले जाएंगे y के, और x बराबर 0 पे फलन कहाँ रहेगा, ये बच्चों गोला भरा हुआ है मतलब 0 पे रहेगा। तो ये तो आलेख का तरीका हुआ। अब इसका परिसर बता देते हैं। परिसर मतलब y के मान जो फलन ग्रहण कर रहा है। अब देखते हैं ग्राफ देखकर, आलेख देखकर। एक तो 1 को ग्रहण कर रहा है, y का मान 1 पर फलन है, क्योंकि बहुत सारे x के लिए y का मान 1 है तो प्रतिबिंब 1 है। y का मान 0 भी प्राप्त हो रहा है, किस पर, x बराबर 0 पे y का मान 0 प्राप्त हो रहा है। और ये समांतर रेखा कह रही है आलेख की कि y का मान -1 भी प्राप्त हो रहा है। तो 3 ही बिंदु तो प्राप्त हुए, -1, 0 और 1। परिसर में सिर्फ 3 बिंदु होंगे, -1, 0 और 1। ये आपका परिसर हो गया बच्चों। फलन को परिभाषित कहाँ किया गया है, मैं f को r से r में परिभाषित कर रहा हूं बच्चों। वास्तविक मान फलन पढ़ रहे, ये अंडरस्टूड है। देखिए सह प्रांत r है, परिसर -1, 0, 1 है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो फलन कैसा हुआ, आच्छादक या अंतरछेपी? आप कहेंगे अंतरछेपी। तो फलन कैसा है, अंतरछेपी है बच्चों, आच्छादक नहीं है। दूसरी बात एक एकी और बहुएकी की। तो बच्चों अभी अभी थोड़ी देर पहले से बात करते आ रहे हैं, एक्स अक्ष के समांतर अगर आलेख आ जाए, तो देखिए ये समांतर आलेख आ रहा है कि नहीं, आलेख इसका एक्स अक्ष के समांतर आ जाए तो अनंत बिंदुओं का प्रतिबिंब समान हो जाता है। वैसे भी आप देखें तो x बराबर 1 पर y का मान, x बराबर 1 कहाँ होगा, यहाँ y का मान कितना आएगा, 1। x बराबर 2 पर y का मान कितना आएगा, 1। तो प्रांत के बिंदु 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे किससे इनका प्रतिबिंब कौन होगा, सह प्रांत के अंदर 1, 2 का भी 1, 3 का भी 1। तो अनंत बिंदु जो प्रांत के हैं वो समान प्रतिबिंब रखते हैं, इसलिए कैसा फलन हो जाएगा आपका, बहुएकी हो जाएगा बच्चों। तो बहुएकी के बारे में भी पता चल गया। अब बात आई संततता की। देखिए मैं ग्राफ को अपने कलम से बनाने लगूंगा तो यहाँ तक बनाऊंगा, और जैसे ही मान 0 आ जाएगा तो मैं यहाँ मेरा मार्कर लेके जाऊंगा, और 0 यहाँ पर आने के बाद पॉजिटिव मानों के लिए फलन का आलेख यहाँ चला जाएगा। तो मेरा कलम कहाँ उठा, मेरा कलम उठा x बराबर 0 पर। यहाँ से ऋणात्मक मानों के लिए सीधा सीधा आलेख बनाते हुए लाया, और जैसे ही मैं x बराबर 0 पे पहुंचा मेरा मार्कर उठ गया, यानी कि मेरी कलम उठी x बराबर 0 पे। तो आप कहेंगे फलन जो है x बराबर 0 पर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। जब फलन टूट गया तो असंतत हो गया। कहाँ टूटा, x बराबर 0 पर टूटा। तो आप कहेंगे x बराबर 0 पर फलन असंतत है। ये बात ध्यान में रखें, जहां फलन टूटता है वहां जो x का मान होता है वहीं पर असंतत कहलाता है। तो x बराबर 0 पर फलन क्या कहलाएगा, असंतत कहलाएगा। विषम फलन, विषम फलन देखो बच्चों, मूल बिंदु के सापेक्ष 180 डिग्री पे अगर मैं घुमाऊं, 180 डिग्री पर घुमाने का मतलब y एक्स का जो ये ऊपर वाला सिरा है ये घूम के नीचे आ जाएगा, है ना। 180 तो पूरा इस तरह से घूमेगा ना। तो बच्चों जब ये ऐसा होगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और नीचे वाला सिरा ऊपर चला जाएगा तो आलेख, ये वाली वैल्यू जो है आपकी आलेख की वो यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगी, और ये जो आलेख दिखाई दे रहा है ये नीचे इस तरह से दिखाई देगा। तो आलेख अपनी मूल अवस्था में बना रहेगा, और अपनी मूल अवस्था में बना रहेगा तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे कि 0 पर मूल बिंदु के सापेक्ष क्या बता रहा है आलेख, आपका सममितता प्रदर्शित करता है। तो कैसे, कौन सा फलन होना चाहिए, विषम फलन होना चाहिए। y एक्स के प्रति सममितता दिखाए तो फलन कैसा होता था, अपना सम फलन होता था। चलिए वर्धमान देखिए, पहले -1 था, x के इन सब मानों के लिए -1, 0 पे 0 आ गया, बढ़ा, -1 से बढ़कर 0 पे आया, आगे पॉजिटिव मानों के लिए कहाँ चला गया, 1 पर। तो फलन को क्या बोलेंगे बच्चों, फलन को वर्धमान फलन बोलेंगे। तो ये फलन कैसा है, ये वर्धमान फलन है। और दूसरी बात, जब जहां असंतत होता है फलन वहां कभी अवकलनीय नहीं हो सकता। अवकलनीय होने के लिए फलन को पहले क्या होना होता है बच्चों, संतत होना पड़ता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई फलन संतत है तो वो अवकलनीय होगा। इससे पहले आपने काफ़ी फलन देखे, ये देखा, ये किस पर, ये x अक्ष, ये y एक्स किसका फलन था, एफ एक्स इक्वल टू मापांक x, x बराबर 0 पर संतत तो था लेकिन अवकलनीय नहीं था। तो संतत होने के बावजूद भी अगर शार्पनेस आ जाती है
तो हम कह देते हैं वहाँ पर अवकलनीय नहीं है। और संतत नहीं होता कहीं पे फलन तो कभी भी अवकलनीय भी नहीं हो सकता। तो बच्चों हम कहेंगे कि x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है तो x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय भी नहीं होगा। क्यों? ब्रेक हो चुका है। तो आप कहेंगे ये फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। इस तरह से आप कह देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपकी हो गई इस आलेख के बारे में। अगला आलेख लेते हैं। अगला आलेख लें, इसका नाम है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन लिखा जाता है f(x) इक्वल टू इस तरह से बड़े ब्रैकेट में x को रखकर। महत्तम पूर्णांक का मतलब अभी आपको समझाते हैं, उससे पहले f r से r में परिभाषित है, तो r जो है सहप्रांत हो गया, ये बात समझ लें। अब परिसर क्या आएगा उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले फलन का बिहेवियर जो है वो मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूँ। आपने कहा कि f(x) इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन है और यही आपका क्या होता है? y होता है। ठीक है, और जो f है वो r से r में परिभाषित है, तो r क्या हो गया? सहप्रांत हो गया, और ये r क्या हो गया? आपका प्रांत हो गया। ठीक है, महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या होता है बच्चों? महत्तम पूर्णांक का मतलब होता है कि अगर किसी वास्तविक संख्या का महत्तम पूर्णांक लिया जाए तो उस संख्या तक सबसे बड़ा पूर्णांक। सोचिए, आपकी संख्या रेखा ये है, ये 0, ये -1, ये -2, ये आपका 1, ये आपका 2। मैंने कहा कि मुझे 1.5 का महत्तम पूर्णांक लेना है, तो 1.5 1 और 2 के बीच में मिलेगा। तो देखिए 1.5 का महत्तम पूर्णांक का चिन्ह क्या होता है? ये x एक वास्तविक संख्या है, बड़ा ब्रैकेट लगा के इसका महत्तम पूर्णांक निकालते हैं। तो ये महत्तम पूर्णांक 1.5 तक सबसे बड़ा पूर्णांक, संख्या में समाहित होने वाला सबसे बड़ा पूर्णांक। बताओ 1.5 तक सबसे बड़ा पूर्णांक, इससे जस्ट पीछे वाला पूर्णांक कौन हुआ? 1। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 1। 2 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 2 तो 1.5 के अंदर है ही नहीं। 2 1.5 तक सबसे बड़ा पूर्णांक से मतलब यहां पर है। देखिए आप लें 1.6 का महत्तम पूर्णांक, 1.6 का, तो 1.6 इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, या 1.9 का ले लें तो भी ये 2 से जस्ट पहले होगा, लेकिन 2 से तो छोटा हुआ ना, तो यहाँ तक सबसे बड़ा पूर्णांक कौन हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा। 0.5 का महत्तम पूर्णांक, 0.5 कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ तक सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है पीछे? 0। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों का? 0 आ जाएगा। और देखिए अगर मैं यहाँ पर लूँ तो ये वैल्यू कितनी है? -1.5। अब -1.5 का महत्तम पूर्णांक लेना चाहूँ तो कितना आएगा बच्चों? -1.5 का महत्तम पूर्णांक, यहाँ तक सबसे बड़ा पूर्णांक कौन दिखाई दे रहा है? क्योंकि -अनंत से संख्याएं शुरू होती है ना, -अनंत से -1.5 तक सबसे बड़ा पूर्णांक कौन आया? -2। तो इसका आंसर आता है -2। तो महत्तम पूर्णांक लेना तो आप सीख गए होंगे। अच्छा, किसी पूर्णांक का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? जैसे 2 का ही महत्तम पूर्णांक मैं लेना चाहूँ तो देखिए 2 कहाँ पर है? ये रहा आपका 2 तक सबसे बड़ा पूर्णांक तो खुद 2 ही हो गया, इसलिए आंसर हो जाता है 2। तो सभी पूर्णांकों के महत्तम पूर्णांक वो पूर्णांक स्वयं ही हो जाते हैं। जैसे 1 का महत्तम पूर्णांक लोगे तो कौन आ जाएगा? 1। 0 का कौन आ जाएगा? 0। तो इस तरह से महत्तम पूर्णांक फलन को परिभाषित किया जाता है। अब इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ये x एक्सिस बच्चों, ये आपकी y एक्सिस। देखिए ये मान है आपका 0, ये मैं ले रहा हूँ 1 और ये ले रहा हूँ मैं 2। तो देखिए, और यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, ये -1, ये -2, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, कुछ इस तरह से। देखिए अब आप खुद ही बताइए, 0.1 का महत्तम पूर्णांक, 0.1 तक सबसे बड़ा पूर्णांक 0 होता है, तो y का मान कितना रहेगा? 0 इसमें। ठीक है, 0.2 तक 0 ही रहेगा, 0.3 का 0, 0.4 का 0, इन सब का क्या रहेगा? आपका 0 रहेगा बच्चों। तो
इस तरह से आप जैसे ही 1 का महत्तम पूर्णांक लेंगे, कहाँ कितनी वैल्यू आएगी 1, तो 1 का महत्तम पूर्णांक, ये तो सारा यही ग्राफ रहा और 1 पर जाते ही कहाँ पहुँच गए आप, 1 पर पहुँच गए, तो 1 पर ग्राफ आ जाएगा। ठीक, अब 1.1 का 1, 1.2 का 1, 1.3 का 1, ग्राफ कुछ इस तरह से पैरेलल चलेगा। जैसे ही 2 आएगा तो 2 का महत्तम पूर्णांक कौन हो जाएगा, 2, तो छलांग लगा के आपका ये यहाँ पर पहुँच जाएगा बच्चों। तो ये सीढ़ी नुमा ग्राफ बनता है। ये क्यों बनता है आपके समझ में आ गया होगा। देखिए पीछे मैंने बना के रखा हुआ है। 0 से 1 तक तो फलन ये ऐसे चलेगा, यहाँ पर 1 पर आते ही फलन 1 पर पहुंच जाएगा और 1 से 2 के बीच में कुछ समांतर आ जाएगा। जैसे ही 2 का महत्तम पूर्णांक निकालोगे कहाँ पहुंच जाएगा, 2 पर पहुंच जाएगा। और 2.1, 2.2 सब के लिए कैसा आएगा, ये इस तरह से समांतर आएगा। 3 पर पहुंचते ही फिर ऊपर चला जाता और फिर, तो ये सीढ़ी नुमा ग्राफ प्राप्त होता है। तो देखिए इसका परिसर क्या आएगा बच्चों, परिसर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y बराबर 0 मान ग्रहण किया, y बराबर 1 मान ग्रहण किया, इन सभी मानों के लिए 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में फलन मान ग्रहण कर रहा है y बराबर 2। तो y में 0, 0 के बाद बीच में खाली ग्राफ है ही नहीं, फिर 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, इसी तरह से नीचे -1 पे, -2 पे, यानी कि आपका आलेख y अक्ष के पूर्णांकों को ग्रहण कर रहा है। तो y अक्ष के जिन मानों को ग्रहण करता है आपका आलेख, वही तो आपका परिसर हो जाता है। तो आपका परिसर क्या होंगे, पूर्णांक, यानी कि z। तो z आपका परिसर हुआ और आपका सह प्रांत r हुआ। क्या r बराबर z हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फिर फलन आच्छादक भी नहीं हो सकता, क्या होगा, अंतरछेपी। तो बच्चे बोलेंगे कि अंतरछेपी फलन है। कैसा फलन है, अंतरछेपी फलन है। फिर आगे बात करते हैं एक एकी है या बहुएकी। एक्स अक्ष के समांतर जो ग्राफ आ रहा है ये क्या बताना चाहता है बच्चों को, एक्स अक्ष के समांतर कहीं अगर आपका आलेख आ जाता है तो आप जानते हैं बहुत सारे बिंदुओं के प्रतिबिंब समान हो जाते हैं, इसलिए फलन क्या हो जाएगा, बहुएकी। तो फलन क्या है, बहुएकी है। बात करें संततता की, तो मैं जब ग्राफ बनाता हूं तो 1 पर मुझे पेन उठाना पड़ता है, फिर 2 पर उठाना पड़ता है, x बराबर 2 पर, फिर x बराबर 3 पर, फिर x बराबर 4 पर, क्योंकि कौन कौन से बिंदुओं पे फलन टूट रहा है, आलेख टूट रहा है, x बराबर 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ऋणात्मक साइड में x बराबर -1 पे, x बराबर -2 पे, इन पर, इन बिंदुओं पर, यानी कि z पर। तो z पर यानी कि सभी पूर्णांकों पर फलन असंतत हो जाता है। तो आपने लिखा होगा असंतत है प्रत्येक पूर्णांक पे। क्यों, हर पूर्णांक पे फलन का आलेख बनाते समय मुझे कलम उठानी पड़ रही है। हाँ, पूर्णांकों के मध्य में संतत है। आपसे कोई कहे 1, 2 और ये ओपन ब्रैकेट दे दे, क्या 1, 2 के मध्य में फलन संतत है, तो आप कहेंगे जब x बिलोंग्स टू 1 to 1, 1 और 2 के मध्य की वास्तविक संख्याओं की बात हो रही है तो 1 से 2 के बीच में तो फलन संतत है। 2 पर फलन संतत है, नहीं है, 2 पर तो टूट गया, 2 पर तो मैं यहां पहुंच गया, x बराबर 3 पर भी नहीं है संतत। तो समस्त प्रत्येक पूर्णांक पर क्या है, असांतत्य को बता रहा है फलन, कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। तो ये बात आती है बच्चों, फलन के मान देखो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं लेफ्ट से राइट की तरफ देखता हूं तो देखो पहले मान रहा -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फलन के मान निरंतर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब फलन क्या है, वर्धमान फलन की कैटेगरी में आता है, इसको वर्धमान फलन बोलेंगे। अच्छा, जहां ग्राफ टूट जाता है, असंतत हो जाता है, वहां अवकलनीय भी नहीं है, तो आप कहेंगे अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है किस पर, प्रत्येक पूर्णांक पर, किसी भी पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब z में अवकलनीय नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक का मतलब तो z ही हो गया आपका। तो ये आपको इस तरह की सूचनाएं इस फलन के बारे में प्राप्त हुई। आगे देखिए भिन्नात्मक
भिन्नात्मक भागफलन, इसको परिभाषित किया जाता है f(x) = x माइनस महत्तम पूर्णांक x का, और ये लिखा आपने y, और फलन को परिभाषित किया r से r में। चलिए इसका ग्राफ बनाने के लिए एक स्लाइड लेते हैं, उसके बाद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इस फलन को। आपका फलन है f(x) = x माइनस महत्तम पूर्णांक x का, ठीक है। f जो है r से r में आप परिभाषित कर रहे हैं। ग्राफ बनाते हैं तो कुछ बातें देख लेते हैं। देखिए ये आपका x, ये आपका yx, ये 0, ये बच्चों ने लिया 1 और ये 1, ये आपने 2 लिया और ये 2। बस इतनी दूरी में देख लेते हैं, पैटर्न पता चल जाएगा ग्राफ का। चलिए मैं कुछ मान लेता हूँ। मैं x बराबर 0 पर फलन का मान प्राप्त करता हूँ, तो x की जगह क्या पुट कर दिया 0, तो यहाँ x की जगह 0, और 0 का क्या हो जाएगा आपका महत्तम पूर्णांक, और 0 का महत्तम पूर्णांक कितना होता है 0, तो आपका आ जाएगा 0 माइनस 0 बराबर 0। तो y का जो मान प्राप्त हुआ 0, तो 0 का संबंध किससे बन गया 0 के साथ, तो 0,0 क्या हुआ, ये आपका ये आ गया पॉइंट, ठीक है। f 0.2 पे बात करना चाहता हूँ, तो 0.2 पे कितना आएगा, देखो x की जगह 0.2 रखा और माइनस 0.2 का x की जगह लेके महत्तम पूर्णांक निकाल रहे हैं। महत्तम पूर्णांक 0.2 का कितना आ जाएगा 0, तो आंसर कितना आएगा 0.2, क्योंकि ये तो कितना हो जाएगा 0 और 0.2 माइनस 0 इक्वल टू 0.2। तो 0.2 अगर यहाँ वैल्यू है तो यहाँ y की 0.2 है, तो 0.2 पे वैल्यू कितनी आई बच्चों की 0.2 ही आई, तो ये फलन का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 0.9 पर बात कर लेते हैं। ये x की जगह 0.9 आ गया, माइनस 0.9 का महत्तम पूर्णांक लेना है। 0.9 का महत्तम पूर्णांक 0.9 तक सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, खुद 0, तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो आंसर कितना आएगा 0.9, यानी कि 0.9 यहाँ कहीं होगा और ये 0.9 y का यहाँ होगा, तो 0.9 पे 0.9 ही मिला, तो ग्राफ कुछ इस तरह से चलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब 1 पर बात करते हैं, f1, तो x का मान 1 और यहाँ महत्तम पूर्णांक किसका लिया जाएगा 1 का। बच्चों 1 का महत्तम पूर्णांक 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। और 1 माइनस 1 0 हो गया तो y का मान 0 आ गया, किस पर, x बराबर 1 पर, तो y का मान 0, तो ये 1,0 पॉइंट, ये तो यहाँ पर फलन वापस नीचे आ जाएगा। फिर 1.1 पे 0.1 आएगा, देखिए 1.2 पे निकाल लीजिए, 1.2 पे निकालेंगे तो x का मान 1.2 माइनस ये महत्तम पूर्णांक 1.2, और 1.2 का महत्तम पूर्णांक कितना आएगा बच्चों, 1.2 तक सबसे बड़ा पूर्णांक कौन हो जाएगा 1, तो 1 माइनस हो जाएगा 1.2 में से 1 गया तो 0.2 ही तो आएगा। तो कुछ यहाँ पर इसके पास में 1.2 पे आपका फलन यहीं कहीं रहेगा, तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बनता चला जाएगा। 1.9 पे कितना आ जाएगा 0.9, तो फलन का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता हुआ दिखाई देगा बच्चों। ये पीछे भी ये इसी तरह से चलता हुआ दिखाई देगा, मतलब 1 तक y का मान कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो y का मान कितना मिल रहा है 0, और 0 से ऊपर बढ़ता 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 फलन में 1 से नीचे तक, यानी कि 0 से शुरू होकर 1 तक ये आपका परिसर हो जाना चाहिए। देखिए पीछे आपका परिसर यही लिखा हुआ है क्या, 0 से 1 से कमतर तक 1 कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह से 0 से 1 आपका परिसर हो जाएगा, लेकिन 1 कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर वो 0 पर आ जाएगा। तो इस तरह से फलन का ग्राफ देखा आपने, ये यहाँ से यहाँ ये इस तरह से जाता है, ये फलन का ग्राफ आया, ठीक है। परिसर बच्चों को पता चल गया है। अब परिसर बच्चों को पता चल गया है तो बच्चे कहेंगे कि सहप्रांत R है और परिसर ये आपका दिया हुआ है, तो ये तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, फलन आच्छादक नहीं होगा, क्या हो जाएगा अंतरछेपी, अंतरछेपी हो जाएगा। अंतरछेपी हो गया फलन, ठीक है। एक एकी बहुएकी की बात करते हैं। एक्स अक्ष के समांतर रेखा ग्राफ के अनंत बिंदुओं को काटेगी,
तो इसका मतलब क्या हो गया, फलन बहुएकी हो गया। अगर एक ही बिंदु पे आलेख को कट करे तो क्या हो जाता है, एक एकी। यानी कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींची जाएं, कितनी भी खींच दी जाएं, अगर आलेख को एक से अधिक बिंदु पर कट कर दे तो फलन बहुएकी हो जाता है। तो आपका बहुएकी हो गया। फलन टूट कहाँ रहा है, देखो -1 से 0 तक ये चला, 0 पे फिर मुझे कलम उठानी पड़ी, फिर 1 पे उठानी पड़ी, फिर 2 पे उठानी पड़ी, सभी पूर्णांकों पे टूटता है। यानी सभी पूर्णांकों पे क्या है, असंतत है फलन बच्चों। लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत है। देखिए पूर्णांकों पर ही तो फलन ब्रेक हो रहा है, उसकी कंटिन्यूटी भंग कहाँ हो रही है, पूर्णांकों पे हो रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये फलन किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं होता है। पूर्णांकों के अलावा r माइनस, कोई आपसे पूछ ले r माइनस जेड पर बिल्कुल संतत होता है। असांतत्य के बिंदु अगर हम निकाल दें फलन में से तो बाकी जगह तो संतत है। z निकाल दिया, इसका मतलब -1 और 0 के मध्य में तो संतत है। 0 और 1 के मध्य में भी देखो कलम नहीं उठानी पड़ी, 1 से 2 के मध्य में भी कलम नहीं उठानी पड़ी, 2 से 3 के मध्य में भी कलम उठानी नहीं पड़ी। पूर्णांकों को आप निकाल चुके हैं। असांतत्य के बिंदुओं के अलावा फलन क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा। तो यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखने वाली है, असंतत कहाँ है, प्रत्येक पूर्णांक पर। लेकिन r माइनस जेड वास्तविक संख्या में से अगर पूर्णांकों को ही निकाल दें आप तो वो कह देंगे कि इसमें तो क्या हो जाएगा, आपका फलन संतत हो जाएगा। ठीक है। आवर्ती फलन, आवर्ती बिल्कुल, आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है, कुछ समय अंतराल के बाद सेम मान रिपीट करने लग जाए फलन। तो देखिए बच्चों, ये मान फिर वापस ये मान, तो सेम ग्राफ आने लग रहा है, जैसे sin x का 2 पाई की दूरी के बाद समान मानों को ग्रहण करने लग जाता है। तो इसका आवर्तनांक कितना होगा, कितनी दूरी में समान मान ग्रहण कर रहा है। देखो ये यहाँ से शुरू हुआ, फलन ने ऐसे मान ग्रहण किए y के, तो फिर आपने एक दूरी के बाद ये दोबारा, तो एक आवर्तनांक हो गया। तो आवर्तनांक कितना हो गया, एक। आवर्ती फलन है तो उसका कोई ना कोई तो आवर्तनांक भी होगा। जैसे sin x का 2 पाई होता है, cos x का 2 पाई होता है, tan x का पाई होता है। पीछे आपको आवर्ती फलन जब बताया था तब ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ बच्चों। तो इस तरह से आपने इस फलन का अध्ययन किया। दूसरी बात, अवकलनीयता की बात करें तो किसी भी पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं है। क्यों, अगर किसी पूर्णांक पे संतति नहीं है तो फिर अवकलनीय कैसे हो सकता है। कोई आपसे पूछ ले कि 1,2 और ये ओपन ब्रैकेट लगा दे, इसमें फलन x बिलोंग्स टू 1,2 में फलन अवकलनीय है क्या, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल अवकलनीय है, क्योंकि 1 से 2 के मध्य की संख्याओं में कोई भी पूर्णांक नहीं है। 1 और 2 के बीच में तो देखो ये संतत भी है, अवकलनीय। सीधी लाइनें, स्ट्रेट लाइन हमेशा संतत होती हैं, अवकलनीय। लेकिन 1 पर अवकलनीय नहीं होगा, क्यों, संतत नहीं है। तो किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं है, पूर्णांक के अलावा संतत है। इसी प्रकार अवकलनीयता भी इसी तरह से दी जाएगी कि किसी भी पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं है, परंतु पूर्णांकों के अलावा क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो इस तरह से आलेखों के बारे में बच्चों आपने बहुत जानकारी प्राप्त की आज। अगले भाग में हम कुछ आलेखों को और देखेंगे। धन्यवाद।